नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, जिसमें समर ने व्यायाम की दृष्टि से शाखा जाना शुरू कर दिया था और विवाह से पूर्व संध्या के समय वह बौद्धिक भी जाता था। बौद्धिक अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक की सायंकाल की सभा, जहां धार्मिक चर्चा होती है। पर विवाह के बाद मानसिक उथल पुथल के कारण वह कहीं नहीं जा सका। प्रभा आंधी की तरह उसके जीवन में आई और लहर की तरह चली गई। समर को लगता था कि जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। उसने माँ को किसी से कहते सुना, अपने लड़कों को लड़कियों की क्या कमी, हम तो समर की दूसरी शादी कर देंगे। समर ने पहली या दूसरी बार माँ को जोर से डांट कर कहा कि वह पढ़ना चाहता है। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर समर को अंदर से यह विश्वास था कि प्रभा से वह भले ही कुछ समय तक न बोले, पर वह उसकी पत्नी है। चंदन समर के मामा हैं। उन्होंने ही यह विवाह कराया था। यह विवाह समर के मामा चंदन ने करवाया था। माँ को शिकायत थी कि उसकी पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त प्रभा में कुछ नहीं दिखा और उन्हें उम्मीद से बहुत कम दहेज मिला। पिताजी को 25 रुपये पेंशन मिलती थी और बड़े भाई धीरज की मासिक आय 99 रुपये थी। खर्च बहुत था। परिवार में माता पिता, भाई भाभी के अतिरिक्त अमर तथा कुंवर 2 छोटे भाई और थे, जो क्रमशः मैट्रिक तथा 8वीं में थे। समर को इंटर की बोर्ड परीक्षा देनी थी। घर में समर से 2 साल छोटी बहन मुन्नी भी थी, जो 3 साल पहले 16-17 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छुड़ाकर किसी तरह कर्ज लेकर उसका विवाह कर दिया गया था। उसका पति और सास उस पर अत्याचार करते थे। 1-1.5 साल के बाद सास के मरने पर पता चला कि उसके पति की एक रखैल है, उसको वह घर ले आया है। मुन्नी से वह अपनी और अपनी रखैल की सेवा करवाता है और 2-2, 3-3 दिन तक मुन्नी को खाना नहीं देता। उसके हाथों पर पलंग के पाए रखकर अत्याचार करता है। एक दिन सवेरे सवेरे देश की मार के कारण पड़े नीले निशानों के साथ मुन्नी हमेशा के लिए वापस पिता के घर आ गई। मुन्नी उदास रहती थी। अंदर ही अंदर उसे कोई चीज पीछे जा रही थी। 18-19 बरस की चमकते मोती की उम्र झुर्रियों और दुख के पाले में मुरझा गई थी। बाबूजी ने बहुत प्रयत्न किया, बिरादरी का दबाव भी डाला, परंतु वह अपनी ससुराल न जा सकी। पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। सिलाई कढ़ाई भी पैसे के अभाव के कारण नहीं सिखा सकते थे। शुरू में सब मुन्नी के प्रति हमदर्दी दिखाते थे। अब तो वे भी भूल चुके हैं। मुन्नी स्वयं को परिवार पर एक बोझ समझती है। कभी कभी भाभी प्रभा के विषय में समर से व्यंग्यपूर्ण बातें करती तथा उसे अपनी पत्नी को दबा कर रखने की सलाह देती। अपने भाई भाभी के उदाहरण द्वारा वह अपने कथन की पुष्टि करने का प्रयास करती। अपने अंतर मन में वह प्रसन्न थी कि प्रभा पढ़ी लिखी तथा उससे सुंदर होने पर भी घर में महत्वपूर्ण स्थान नहीं पा सकी। इस अंक में समर की मानसिक वेदना ही अधिक उभर कर आई है। समर कम बोलता है, लेकिन पहले की चुप्पी आत्मतृप्ति और संतुष्टि की चुप्पी थी, और यह चुप्पी तो आरे की तरह भीतर ही भीतर उसे स्वयं को रेते जा रही थी। परीक्षा निकट आती जा रही थी, पर उसका मन पहले की तरह पढ़ाई में नहीं लग रहा था। समीप आती बोर्ड की परीक्षाओं का ध्यान आते ही उसका मन भय से कांप उठता।
घर उसे काटने के लिए दौड़ता। उसे बार बार पैसे की कमी का एहसास दिलाया जाता। उसे लगता जैसे उसके अंदर का कोई खो गया था। पूरा दिन इधर उधर भटकता रहता। उसे समझ आ रहा था जैसे लोग उसे बेकार का ऐसा आदमी मानने लगे हैं जिसे कोई काम नहीं, बस मन भर का मुंह फुलाए दिन भर घूमता रहता है। अवज्ञा और अनादर से आहत होकर वह पार्क में घंटों अकेला बैठा रहता। जब बहुत देर हो जाती तो उठकर घर चला जाता। वह पहले जैसा निश्चिंत बनने के लिए तड़पता, पर मन का बोझ कम नहीं होता। उसे लगता कि उसकी जिंदगी व्यर्थ हो गई है। अब तक के जिए सभी पल बेकार गए और भविष्य भी अंधकार से भरा हुआ है। उसे लग रहा था कि वह मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी का उलझ गया है। उसकी आंखों की चमक और ओठों की मुस्कुराहट छिन गई है। उसके सपने टूट गए हैं। कॉलेज के लड़के आपस में हंसी मजाक करते हैं, कुछ लड़कियों की बात करते हैं, कुछ अभिनेता अभिनेत्रियों की, तो कुछ प्रबुद्ध छात्र राजनीति पर बहस करते हैं। पर समर का मन वहां जाने को नहीं करता। उसे ये सब बातें वाहियात लगती हैं। इन सब बातों का क्या फायदा? उसे अपना जीवन निरानंद और खोखला लगता है। कभी कभी उसका मन भी उनमें शामिल होने को करता, पर उसका मन ही मर गया था। कॉलेज के लड़कों से मनहूस सुनते सुनते वह 20 साल और बूढ़ा महसूस करने लगा था। वह निराशा और थकान से ग्रस्त हो गया था। गीता पढ़ने से शांति मिलती, मंदिर जाकर एकांत में बैठकर सोचने में सुख मिलता। पर एक दिन जब एक पंजाबी शरणार्थी को मंदिर के पुजारी ने प्रसाद मांगने पर धूनी की जलती लकड़ी से मारकर भगाया, तो यह देखकर समर बहुत दुखी हुआ और उसका मंदिर जाना भी बंद हो गया। वह प्रभा के बारे में सोचना नहीं चाहता, पर घर में उसकी बुराई की कथा का कोई न कोई अंश हमेशा सामने पड़ता रहता। उसने कई बार सोचा और अनुभव किया कि सारे फसाद की जड़ प्रभा का अहंकार है, पर उसके मन में एक चुभन भी थी। 4 दिन उसकी पत्नी उसके घर में रही और वह उससे एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसा कैसे हो गया? मन की विकलता, अंतर्द्वंद ने उसे अशांत किए है। वह शांति के लिए रोना चाहता है।